लगाने वाली विक्स के बारे में दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो इंडिया विक्स है, जो निफ्टी विक्स है, उसके बारे में अभी भी काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। इंडिया विक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इंडिकेशन अभी मिल रहा है, उसको चेक करते हैं और भी कुछ बड़ी अपडेट है, स्टॉक है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि आज के दिन निफ्टी विक्स 7% के साथ में क्रैश हो गया। 7% के साथ में क्रैश। जबकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पॉजिटिवली क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे आप नीचे नोट कर सकते हैं कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो 14 के आसपास थी, और 52 वीक यानी 52 वीक का जो हाई था वो 28 के आसपास था, और 52 वीक का जो लो है वो 8 के आसपास था। यानी गैप काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट, विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इसको विक्स कहते हैं। अब विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, यानी ये जितना बढ़ेगा मार्केट के अंदर उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ने का संकेत होगा, और जितना ये नीचे आएगा यानी मार्केट उतना ही स्टेबल हो रहा है। 7% की गिरावट हमको ये दिखाने की कोशिश करती है कि मार्केट के अंदर अब स्टेबिलिटी आने की कोशिश है। ठीक है, अब ये चेंज हो सकता है, डेफिनेटली मार्केट आपको थोड़ा सा सिग्नल देगा। इसको हम फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। ये बताता है कि कितना फियर मार्केट के अंदर है, जितना ऊपर उतना फियर। अगर विक्स 10 से लेकर 15 के बीच में है मार्केट काम है, स्मॉल मूव एक्सपेक्टेड, यानी कुछ भारी उठापटक नहीं होगी। 15 to 20 अगर ये हो जाता है तो उसमें नॉर्मल मार्केट कंडीशंस होती है। अगर ये 20 to 30 हो जाता है हाई वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी, बिगर स्विंग्स हो सकते हैं। और अगर ये 30 प्लस हो जाता है फियर है मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी बड़े मूव्स मार्केट में पॉसिबल है। अभी क्या प्राइस है, अभी जो प्राइस है वो 14 के आसपास है। यानी मार्केट अब क्या है, काम स्मॉल मूव एक्सपेक्ट करने के लिए आपको कह रहा है। उससे पहले मार्केट नॉर्मल था, लेकिन उससे पहले मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी था, और कभी कभी मार्केट बहुत बड़े फियर में भी आ चुका है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जस्ट हम एक साल का डेटा देखते हैं, और 30 मार्च 2026 यानी फरवरी के एंड में अटैक हुआ था। उसके बाद में देखते देखते विक्स काफ़ी ऊपर चला गया, और मार्केट के अंदर आपने देखा काफ़ी पैनिक था, काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी। उस समय कितना था, 27, यानी फियर के आसपास। और जैसे जैसे मार्केट के अंदर चीज़ें प्ले होती रही, वॉर उस तरह से आ गई जिस तरह से पहले नहीं थी, यानी अटैक्स नहीं हुए, तो उसके बाद में वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है वो आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। ये सिग्नल है कि मार्केट अब स्टेबल होने की कोशिश में है। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन भी हुआ था। जैसे कि क्रूड हमने देखा ऊपर चला गया, उसी तरह से अभी भी क्रूड ऊपर था। उस समय विक्स भी काफ़ी ऊपर था। आज की डेट में भी आप देखोगे, यानी ये जो अभी अटैक हुआ है उसके अंदर भी विक्स अपने टॉप पे था। ठीक है, तो ये विक्स आपको सिग्नल दे रहा है कि मार्केट हो सकता है अब नॉर्मल परफॉर्म करे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखूं, 2020 में कितना था, 70 का मतलब तो ये है कि दुनिया खत्म, एक्चुअली उस तरह से मार्केट उस समय परफॉर्म करा था। तो यहाँ पे तो काफ़ी बड़े वॉलेटिलिटी के सिग्नल मिले थे, और हुआ भी वैसा ही था कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा और उसके बाद में काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर गया। ये यहाँ पे सिग्नल नहीं है। मार्केट अभी नॉर्मल जो फियर है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, 2012 में, 13 में, और उसके बाद में फिर हमने किस में देखा, 22 में देखा, 24 में। तो ये सब सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो विक्स है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे हम देखें तो हमको एक सिग्नल मिलेगा कि जब भी विक्स ऊपर जाता है मार्केट अंडर परफॉर्म करता है, मार्केट परेशान करता है। और जैसे ही विक्स नीचे जाता है मार्केट के अंदर एक तेजी आने की संभावना बनती है। ठीक है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि चीज़ अगर ऐसी ही प्ले होती है, एमओयू साइन हो जाता है शुक्रवार वाले दिन, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट अच्छा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें डैमेज अगले कुछ क्वार्टर्स में दिखने वाला होता है, जैसे क्रूड का प्राइस बढ़ना, मार्केट चलता तो है बट स्लोअर पेस के साथ में चलता है। निफ्टी का टेक्निकल क्या कहता है वो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको विक्स ने भी ठप्पा लगा दिया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर, जो कि आती है कतर से। देखिए, आपको बताइए कि मार्केट के अंदर जो गिरावट है उसके पीछे का मेजर रीज़न है एनर्जी। एनर्जी जिसमें क्रूड आता है, जिसमें एलएनजी आती है, जिसमें एलपीजी आती है, उनकी खपत तो काफ़ी हाई है इंडिया के अंदर, उसकी डिमांड काफ़ी हाई है, बट सप्लाई हो नहीं पा रही थी हॉर्मुज के बंद होने की वजह से। लेकिन दोस्तों जो एमओयू की बात की है उसके अंदर हॉर्मुज अभी फ़िलहाल ओपन हो चुका है, ट्रैफिक काफ़ी हाई है, और उसके अंदर कतर अब क्या कर रहा है, रैंप अप कर रहा है अपने एलएनजी प्रोडक्शन को। यानी पहले डिमांड ही नहीं थी, डिमांड थी मतलब सप्लाई नहीं हो पा रही थी, रुकी हुई थी। तो
प्रोडक्शन करके भी कतर क्या ही बेचेगा। सो अभी के समय प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ चुका है, टारगेट कर दिया 80% कैपेसिटी का, और ये काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिलती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको दिखाऊं तो 80% का टारगेट है, यानी जितना भी कैपेसिटी उसका 80% पे कंपनी, यानी जो कतर है, कंट्री हम बोल सकते हैं, वो पहुंचेगी। अराउंड 50% एलएनजी प्रोडक्शन ये रिस्टोर्ड हो जाएगा बहुत ही जल्दी, अभी तुरंत, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा इंडिया को और इंडिया के इन्फ्लेशन को लेकर। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि इंक्रीज करना, यानी ग्लोबल जो गैस उसकी सप्लाई के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो भी प्रेशर हम देख पा रहे थे नेचुरल गैस प्राइस में ऊपर जाने का, वो अब नीचे शिफ्ट होगा, यानी इन्फ्लेशन कम होगा। साथ में इंडिया, जापान, साउथ कोरिया को मैक्सिमम इसका बेनिफिट मिलेगा। सो एलएनजी की क्या उपयोगिता है, क्या यूसेस है, वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। अभी 50% टू 48% हम डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे, और ये जो इंपोर्ट हम करते हैं इसका मैक्सिमम हम लेते हैं कतर से। सो कतर का प्रोडक्शन बढ़ाना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये कई लेवल्स पे, यानी कई हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज में काम आती हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, रिफाइनरीज, केमिकल, और उसके बाद में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर पीएनजी आ जाती है, पाइप जो गैस होती है। उसके बाद में सीएनजी भी आ जाती है, इसके अंदर भी इसका काम होता है। आगे चले तो यहाँ पे कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट का फ्यूल होता है, जिसमें हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं, बसेज होती है, उसके अंदर भी एक गैस काम आती है। इसके बाद में आगे चले तो सबसे मेजर जो काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, पीक लोड पावर सप्लाई का, उसके अंदर भी इसका काम है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से डेफिनेटली आगे चल के चीज़ें सुधरती हुई देखने को मिल जाएगी। सो अब दोस्तों आ जाते हैं स्टॉक पर, क्योंकि एक स्टॉक हम यहाँ पे देखेंगे। सो पिछले वीडियो में हमने HCL टेक को डिटेल में डिस्कस किया था, कल मैंने आपको न्यूज़ दी थी, और अभी फिलहाल जो अपनी आईटी कंपनीज है उनके अंदर थोड़ी सी बाइंग आनी शुरू हो चुकी है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आना शुरू हो चुकी है। सो एक और कंपनी जिसका नाम है कोफोर्ज, स्टॉक आज 4.5% के साथ में तेज हुआ, या 5% के आसपास का जंप इसमें देखने को मिला। वैल्यूएशन इसकी हम देखें तो 35 की है, यानी HCL टेक के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड इसमें काफ़ी कम है। इसका मतलब कंपनी जो भी कैश है उसको यूटिलाइज कर पा रही है फ्यूचर एक्सपेंशंस के ऊपर, जिसकी वजह से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें मिला है, अच्छे रिटर्न्स आपको इसमें मिले हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नंबर्स इसके अच्छे गए थे। पिछले 3 क्वार्टर्स हम देख पा रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं ईपीएस के फ्रंट पर, यानी प्रॉफिट के बेसिस पे, यानी वैल्यूएशन जो प्रीमियम पे है उसको कंपनी जस्टिफाई कर पा रही है। सो न्यूज़ आती है कि कंपनी टारगेट करिए फिर 5 बिलियन का। हमने देखा अभी फाइनेंशियल 27 के लिए काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई थी, जिसमें कंपनी अच्छे ऑर्डर्स के साथ में एंटर कर चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। Q4 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, Q1 के नंबर्स काफ़ी अच्छे आने की बातें की गई थी। सो यहाँ पे अब कंपनी ने थोड़ा सा लंबा टारगेट दिया है फाइनेंशियल ईयर 30 का, जिसमें 5 बिलियन का रेवेन्यू कंपनी निकालेगी एआई की वजह से, और लार्ज अकाउंट एक्सपेंशन की बात यहाँ पे की है। इसका मतलब सिंपली ये है कि कंपनी के जो बड़े क्लाइंट्स है उनसे कंपनी ज़्यादा पैसा उठाने की कोशिश करेंगी। आप देख सकते हैं जो लार्ज एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, जो पहले से इस कंपनी के क्लाइंट हैं, उनको ज़्यादा काम कंपनी प्रोवाइड करेगी एआई की वजह से। साथ में नए क्लाइंट्स भी कंपनी के पास में आएंगे, लार्ज डील पाइपलाइन में है, ऑर्डर बुक में है। सो इस वजह से स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी मिली है आज, क्योंकि मैनेजमेंट ने लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बुलिश कमेंट्री दी है। सो फिलहाल कंपनी इंक्रीज करी अपना इन्वेस्टमेंट एआई प्लेटफॉर्म में, ऑटोमेशन में, एजेंटिक एआई में, डिजिटल इंजीनियरिंग में, और कंपनी साथ में एक्विजिशन भी कर रही है, जो हमने HCL टेक के अंदर देखा। स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी कर रही है। सो इस वजह से स्टॉक की जो प्राइस है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेजी मिली है। टेक्निकली भी स्ट्रक्चर इसका अब काफ़ी बुलिश हो चुका है। पहले का स्ट्रक्चर एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये बॉटम्स हम सपोर्ट लेंगे इसको, और यहाँ पे ये टूट जाता है। उसके बाद में देखो ये रीटेस्ट भी करता है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट ये फेल हो जाता है। उसके बाद में बड़ी गिरावट आती है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट या फिर जो चार्ट में देख लिया था। हर एक जो आईटी कंपनी थी वो पिटना बनता था उनका एंथ्रोपिक की न्यूज़ की वजह से, और वैसा ही कुछ हुआ। उसके बाद में जो जो कंपनी के नंबर्स अच्छा है उनके बॉटम आउट हुए स्टॉक्स, और उसके बाद में तेजी बनी। सो यहाँ पे जो अप ट्रेंड है वो बुलिश हो चुका है। स्लोअर पेस के साथ में डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि टोटल सेक्टर का सपोर्ट नहीं है, अकेला कितना ही चलेगा, लेकिन नंबर्स के बेसिस पे यहाँ पे तेजी बन रही है। सो यस, अभी एक छोटा स्विंग इसमें तैयारी कर रहा है स्टॉक देने की। फिलहाल जो ट्रेंड है वो सही है। स्टॉक अभी ऐसा भी नहीं ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है,
और इस क्वार्टर में नंबर्स अगर अच्छा आ गया तो फिर स्टॉक यहाँ से भी महंगा आ सकता है। सो अगर जो भी इन्वेस्टर देख रहे हैं इंडियन टेक कंपनी में निवेश करना जो आईटी के ऊपर सॉरी एआई के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, उसमें हम कोफोर्ज और परसिस्टेंट को शामिल कर सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।